हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे सब लोग, पूरी उम्मीद है मुझे। लॉकडाउन चल रहा है अच्छे से, ठीक है। अच्छा चलना चाहिए, अच्छा चलने का मतलब ये घर में रहना है, ठीक है। घर में रहिए, और उम्मीद है कि आपने जो बाकी पीछे के जो वीडियोज़ हैं, जो आपके वॉल्यूम 2 चैप्टर फर्स्ट रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का डाला गया है, वो सब देख लिए होंगे आप लोग। देखते चलिए और नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो ठीक, तो इससे पहले जो 6 वीडियो हैं, 6 या 5 हैं जो भी है, उसका नेक्स्ट ये वीडियो है। इसमें मैं जो आपको आज टॉपिक डिस्कस करूंगा, इसमें आज मैं 2-3 टॉपिक डिस्कस करूंगा, तो देखिएगा, ठीक है, आराम से। पहला जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म समझते हैं। प्रिज्म के थ्रू एक, जो आपने 10th में देखा होगा कि प्रिज्म कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का 2D में दिख रहा होगा, तो उसके थ्रू हम रिफ्रैक्शन समझेंगे यहाँ पे। और एक फॉर्मूला निकाल के देंगे जो तुम्हारा होगा मिनिमम डेविएशन का। अब डेविएशन क्या होता है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो देखो, ये इस डायग्राम को समझिए। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक प्रिज्म है ABC। इस प्रिज्म से एक इंसिडेंट रे एंटर कर रही है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे एंटर करती है और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जाके क्या करती है, स्ट्राइक। उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर स्ट्राइक, और उसका हम नाम दे रहे हैं, मान लो Q। इसका नाम क्या है, Q। यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होता है। अब ये देखो, एयर में रखा है तो मतलब रेयर से डेंसर जा रहा है, तो नॉर्मल की टुवर्ड्स ये बेंड होगा। तो नॉर्मल कैसा होता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये डॉटेड लाइन, दिस इज द नॉर्मल टू दिस सरफेस। तो यहाँ से ये रे रिफ्रैक्ट होकर अब ये सीधे ऐसे गई, फिर यहाँ तक सीधे आएगी क्योंकि मीडियम सेम है, और फिर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं, इसका नाम क्या है, R। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस R पे स्ट्राइक करके, मतलब से, फिर ये क्या होती है, रिफ्रैक्ट, डेंसर टू रेयर, तो नॉर्मल के अवे। नॉर्मल क्या है, ये डॉटेड लाइन, सरफेस के परपेंडिकुलर। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये जो एंगल ये है आपका नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल क्या होगा, नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल I। फिर नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का एंगल, ये रिफ्रैक्टेड R1, ये हम मान लेंगे R2, ठीक है। और ये हम मानते हैं E क्यों, क्योंकि इस ये जो रे है इसका नाम होता है इमरजेंट रे। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, इमरजेंट एंगल। इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, इमरजेंट एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। अब ये दोनों जो नॉर्मल्स हैं, ये पीछे हम इनसे इसको एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड करने पर हम ये मानते हैं कि ये N पॉइंट पर N फिर जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। उसके बाद डेविएशन क्या होता है, डेविएशन होता है कि जो इंसिडेंट रे है, वो इंसिडेंट रे, डेविएशन समझिएगा, जो इंसिडेंट रे थी वो अपने उस ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो गई, देख रहे हो ना, ये इंसिडेंट रे और अपने ओरिजिनल पाथ से इतना ये डेविएट हो गई। तो अब ये उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही होगा एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम आगे ऐसे डॉटेड लाइन से आगे एक्सटेंड कर देंगे, और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। तो इसके बीच का ये जो एंगल है, इसको हम डेल्टा से दिखाते हैं, और ये मान लो M पॉइंट है। तो ये जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा से हमने इसको डेनोट कर दिया, ठीक है। अब तो आपको दिख गया एंगल ऑफ डेविएशन। मुझे इसी की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करके दिखाना है, ठीक है, क्या आता है। अब हमने तुमको समझा दिया डायग्राम के बाद अब हम बात करते हैं इसके प्रूविंग की, जो मैंने कर रखी है, लाइन बाय लाइन आपको समझाएंगे, बिल्कुल आराम समझिएगा। सबसे पहले आप, अगर ये ट्रायंगल आपको दिख रहा हो, ठीक है, मतलब ये आप ट्रायंगल ऊपर देखो, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा AQR दिख रहा होगा आपको, एक दिख रहा होगा MQR दिख रहा होगा, और एक उसके जस्ट नीचे एक ट्रायंगल होगा आपका QNR। ये आपको ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। अब इन ट्रायंगल्स में अगर आप देखना चाहो, एक क्वाड्रिलेटरल, अगर आप देखो एक क्वाड्रिलेटरल ध्यान देना मैं कौन सा कह रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल AQNR, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वाली जो चीज़ देगी है, ये किस चीज़ से लिया गया, ये पहला वाला इक्वेशन जो है वो कहाँ से आया है, फिर सुनिएगा। क्वाड्रिलेटरल AQNR, इस क्वाड्रिलेटरल में ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल Q और ये एंगल R, ये दोनों कितना है, 90-90। क्यों, क्योंकि ये सरफेस से नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो सरफेस और नॉर्मल के बीच में परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये 90 है और ये 90 है।
तो 90 90 कितना हो गया 180। फिर बचे हुए दो एंगल, एंगल ए और एंगल क्यू एन आर। तो एंगल ए और एंगल क्यू एन आर इसका भी सम कितना होगा 180, क्योंकि ये बचपन की बात है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। दो 90 हो गए, दो जो बचे हुए हैं वो भी कितने हो जाएंगे, मतलब दो 90 90 तो 180 हो गया, दो बचे हुए हैं इनका सम भी 180। पहला इक्वेशन यहाँ से आया, करेक्ट। दूसरा हम लेंगे ट्रायंगल क्यू एन आर। ट्रायंगल क्यू एन आर आपको दिख रहा है, क्यू एन आर। इस क्यू एन आर में एंगल क्यू एन आर, एंगल R1 और एंगल R2, ओके, इन तीनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल और 180 डिग्री इज 180 डिग्री। तो ये तुम्हारा हो गया R1 प्लस R2 प्लस क्यू एन आर 180 डिग्री। इन दोनों इक्वेशंस को आपको कर देना है कंपेयर। RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, LHS मैंने इक्वल किया, क्यू एन आर दोनों साइड सेम है, कैंसिल हो गया, और आपका आ गया R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी थर्ड, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू ए। ध्यान रखिएगा इसको। अब टोटल डेविएशन आपका क्या है, डेल्टा, ओके। अब ये जो डेविएशन आपका है वो देखो, ये डेविएशन अगर मैं ट्रायंगल लूँ एम क्यू आर, अलग से मैं बना रहा हूँ, ये आपका डेल्टा और ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। ये आपका क्या है, एम है, ये क्यू है और ये आर है। अब बड़े ध्यान से सुनना, क्या सुनना है ध्यान से, कि ये डेल्टा जो होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, क्योंकि आप जानते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल में ये वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब ये दोनों एंगल कितने कितने होंगे वो समझिए। अब एक बात समझना, वर्टिकली अपोजिट एंगल समझते हो, तो अगर ये आई है तो ये पूरा भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आई होगा। अब ये पूरा जब आई होगा तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा आई माइनस R1। भाई आई में से R1 माइनस करो तो ये बचा, करेक्ट है। उसी तरीके से फिर से आपको समझ में जो ना है फिर सुन लीजिएगा, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं। अब इस वाले की बात करते हैं, तो ये पूरा ई है तो ये भी पूरा ई होगा। जब ये पूरा ई है तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा आपका पूरा ई माइनस R2, ये जगह ई माइनस R2, ये एंगल और ये एंगल। अब डेल्टा इन्हीं दोनों के सम के इक्वल होगा, मतलब आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2 के इक्वल होगा, करेक्ट है। तो ये आपको समझाना था। अब आगे देखिए, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट ओपन किया तो आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2, आई प्लस ई एक साथ कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा R1 प्लस R2, ठीक है, दोनों माइनस में है। R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, ए के, तो मैंने R1 प्लस R2 यहाँ क्या रख दिया, ए। डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, इक्वेशन नंबर 4, ठीक, यहाँ तक तो ये हो गया। अब देखो एक बात समझो, जो तुम्हारा डेविएशन होता है एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली मतलब ऐसा करके देखा गया है कि ये जब तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस ये दोनों जब इक्वल होते हैं तो जो तुम्हारे जो डेविएशन की वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है। यहाँ एक्चुअली हमें मिनिमम डेविएशन की वैल्यू फाइंड करके देनी है, मिनिमम डेविएशन की वैल्यू फाइंड करके देनी है। मैंने क्या बोला कि जब तुम्हारा आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों इक्वल होता है तो तुम्हारा क्या निकल के आता है, मिनिमम डेविएशन निकल के आता है। तो हमें यहाँ पे यही दिखना है कि मिनिमम डेविएशन के लिए आई को ई के इक्वल करना है, और आई जब ई के इक्वल होगा तो इससे तुम्हारा R1 बाई R2 के इक्वल होगा। अब बोलोगे सर R1 R2 के इक्वल कैसे हो गया, आई और ई के इक्वल है। तो देखो आई और ई आपस में इक्वल होने का मतलब कि तुम अगर इक्वेशन रखो ये वाली, तो इसमें तो मतलब यही है। यहाँ पे ये देखो, ये ए के इक्वल था ना, R1 प्लस R2 तुम्हारा ए के इक्वल था। अरे यहीं से देख लो, ये तुम्हारा आई है तो ये एंगल, ये पूरा आई इसके इक्वल था, और ये ई पूरा इसके था। जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल, इन दोनों को इक्वल करोगे तो ये पूरा वाला इस पूरे वाले के हो जाएगा इक्वल। अब ये पूरा वाला कैसे बना था, ये पूरा कैसे बना था, इसमें तुम्हारा R1 भी आया था और R2 भी आया था। तो जब तुम इक्वल करोगे तो ये R1 और R2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से बोला कि अगर तुम्हारा आई ई के इक्वल है तो इसका मतलब कि R1 भी R2 के क्या होगा, इक्वल होगा। इतना बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। आप ध्यान से डायग्राम देखना ना, आपको समझ में आ जाएगा R1 R2 के इक्वल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब R1 अगर R2 के इक्वल है तो इक्वेशन 3 से देखिए, इक्वेशन 3 से R1 R2 के इक्वल है तो दोनों को R आप रख दो, R रखोगे तो क्या हो जाएगा, R प्लस R 2R, 2R इज इक्वल्स टू A। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, A/2। R मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। R का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि किसी भी एक को ले लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा जब हम वैल्यू निकालेंगे डेविएशन की तरफ, मिनिमम डेविएशन की।
तो यहाँ से क्या हुआ, r इज इक्वल्स टू a/2। अब इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 में डेल्टा इज इक्वल्स टू आपका क्या है, आ गया ये i प्लस ई माइनस ए। ये डेल्टा क्या है, मिनिमम डेविएशन हम ले रहे हैं, हमने मिनिमम डेविएशन का केस लिया है ना, तो हम रखेंगे dm। हाँ, dm, d कैपिटल है और m स्मॉल सा है, मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो dm इज इक्वल्स टू 2i माइनस ए, 2i माइनस ए। 2i कैसे हो गया, समझ आ रहा है ना, क्योंकि i और e को मैंने क्या लिया है, इक्वल, चाहे i इक्वल e रखो चाहे e इक्वल i रखो, तो मैंने क्या e के यहाँ पे i रख दिया, तो i प्लस i कितना हो गया 2i, तो 2i माइनस ए। अब यहाँ से अगर i की वैल्यू निकालोगे तो a को ट्रांसफर कर दो, आराम से बोलता जा रहा हूँ, जहाँ भी जो लाइन समझ में ना ट्रैक करके देख लेना। तो dm इज इक्वल टू 2i माइनस ए, तो यहाँ से अगर i की वैल्यू निकालो तो a इधर जाएगा तो dm प्लस ए या a प्लस डी एम, और i2 जो है मल्टीप्लाई में वो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, a प्लस डी एम बाई 2। इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए इसको, करेक्ट है। i की वैल्यू निकल के आ गई, r की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जानते हैं। अगर मैं मान लूँ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका प्रिज्म का n1 n2 है और बाहर जो है सराउंडिंग का n1 है, तो n21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम मतलब प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम मतलब एयर, n21 इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, n2 अपॉन n1, ये समझा चुके हैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इज इक्वल्स टू साइन i बाई साइन r, ठीक है, यही होता है साइन i बाई साइन r, स्नेल्स लॉ याद होगा। तो i की वैल्यू हमने कितनी निकाली, ये a प्लस डी एम बाई 2, और r की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, a बाई 2, पुट कर दिया, ठीक है। एक तो तुम्हारा ये फॉर्मूला बन गया, ठीक। इसी में से अब आप क्या करोगे, बोलोगे कैसे हम निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका ये है कि आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी सबकी, और dm की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि ये जो प्रिज्म होता है, हमेशा जो हम एक्चुअल प्रिज्म लेते हैं वो स्मॉल एंगल वाले प्रिज्म होते हैं, ठीक है। तो स्मॉल एंगल वाले प्रिज्म का मतलब आपको याद होगा कि स्मॉल एंगल जब भी होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हम लिख सकते हैं। अब साइन के साथ ये जो पूरा ब्रैकेट में एक तो एंगल है ना, यहाँ भी नीचे एंगल है, मतलब a प्लस डी एम बाई 2 और a बाई 2 दोनों एंगल हैं। तो मतलब स्मॉल एंगल के लिए हम ये लिख सकते हैं साइन a प्लस डी एम बाई 2 को लिख सकते हैं केवल a प्लस डी एम बाई 2, और साइन a बाई 2 को लिख सकते हैं केवल a बाई 2। तो नीचे मैंने वही किया, स्मॉल एंगल के लिए मैंने क्या किया, n21 इज इक्वल टू a प्लस डी एम बाई 2 अपॉन में a बाई 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल करके आप dm की वैल्यू निकालोगे, तो dm की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी, n21 ब्रैकेट में है n21 माइनस 1 इंटू ए, क्योंकि देखो n21 के साथ a का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ a पहले से है, ट्रांसफर करोगे तो माइनस ए, और कॉमन a कर लोगे दोनों में से, तो n अब कर लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, n21 माइनस ए ब्रैकेट में और इंटू 1, n21 माइनस 1 इंटू ए, दैट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, किसकी वैल्यू, मिनिमम डेविएशन के लिए वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान से एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा इसको, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। अब आपको हम बताने जा रहे हैं अगला टॉपिक, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है। ओके, नाउ बुक का रेफरेंस लेते रहिएगा, समझ में आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे हम लोग, पावर एक टॉपिक है, पावर पढ़ते हैं। ये अगला आपका टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस में आपको क्या समझना है, देखिए, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब समझिएगा, पावर का मतलब होता है, जैसे लेंस 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो आपको ये पता है कि अगर कोई कॉनकेव लेंस है और एक ये कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव लेंस है, तो इसका नेचर कैसा होता है, रे को कन्वर्स करने का, ठीक है, बस एक से समझिए, रे को कन्वर्स करने का, और इसका नेचर कैसा होता है, रे को डाइवर्स करने का, ठीक है, ये आपको पता है बिल्कुल, ओके। तो यहाँ से अब ये होगा कि वो लोग पावर कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं इस लाइन को सीधे बिल्कुल ऐसे ड्रॉ कर दूँ, इसको भी ऐसे सीधे ड्रॉ कर दूँ, ये अलग है दोनों, ये कॉन्वेक्स के लिए कॉनकेव के लिए, ऐसे सीधे ड्रॉ कर दूँ, ये बीच में एक एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ बीच में एक एंगल बन रहा है, ठीक। तो ये एंगल दोनों ही केस में समझ लो, ये एंगल जितना ज़्यादा होगा जिस लेंस के लिए, उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा,
दैट मीन्स कि जो एंगल ऑफ तुम्हारा डेविएशन होता है किसमें, लेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब होता है तो जब एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है तुम्हारा वो जितना ज़्यादा होगा, चाहे कन्वर्स कर रहा हो चाहे डाइवर्स कर रहा हो, लेकिन जितना ज़्यादा डेविएट होगा लेंस के थ्रू उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। द पावर कैन बी डिफाइंड एज, इट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस थ्रू एनी लेंस। क्या डिफाइन करता है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किसी भी लेंस का, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बताया कि क्या मतलब बेसिकली पावर होती है, पावर कैसे। अब एक चीज़ और इसी में समझ लो, देखो जो थिकर लेंस होते हैं उनकी पावर क्या होती है, थिकर लेंस की पावर होती है ज़्यादा, और थिनर लेंस की पावर क्या होती है, कम। ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, आप समझते रहिएगा, ठीक है। छोटे हैं बड़े इंपॉर्टेंट्स होते हैं। थिकर लेंस पावर ज़्यादा, थिनर लेंस पावर कम होती है, ठीक है। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो होता है फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि जितना ज़्यादा जिसका फोकल लेंथ होगा उसकी पावर उतनी ही कम होती है, और जितना कम जिसका फोकल लेंथ होगा उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। और थिकर लेंस जो होते हैं ना, थिकर मतलब मोटे लेंस जो होते हैं, और ये जो पतले लेंस होते हैं, ठीक है, इसमें तुम्हारा यही होता है कि इसका जो स्फेयर बनता है और इसका जो स्फेयर बनता है, अब याद होगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और लेंस के बीच मिड पॉइंट जो होता है वो तुम्हारा फोकस होता है। तो ये तुम्हारा अगर हम मान लें सी, ये एफ, ठीक, तो तुम्हारा जो एफ का डिस्टेंस होगा, फोकस का डिस्टेंस होगा, वो थिकर वाले में पास होगा और थिनर वाले में एफ की दूरी ज़्यादा होगी। समझ में आ रही बात। तो जो इसीलिए पावर होता है, आप याद रखिएगा कि पावर हमेशा ज़्यादा फोकल लेंथ वाले का कम होता है और कम फोकल लेंथ वाले लेंसेज का ज़्यादा होता है पावर। जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा पावर कम, जिसका फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज़्यादा। समझ में आ रहा है? ओके, अब यहाँ से अगर मैं तुम्हें एक हमारे बुक में दिया हुआ है कि एंगल के थ्रू किस तरीके से निकालते हैं, मतलब एक्चुअली प्रूव कैसे करते हैं। तो ये जो तुम्हारा मान लो कि एक लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब यहाँ से एक रे तुम्हारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई और ये इस तरीके से चला गया। ये फोकस से होके जाएगा क्योंकि पैरेलल है तो ऑब्वियसली फोकस से होके जाएगा। और ये तुम्हारा हमने डॉटेड लगा दिया कि ये कैसे सीधे था और कितना ये क्या हो गया, ऐसे अपने पाथ से डेविएट हो गया, मतलब कन्वर्ज हो रहा है कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये मान लो तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट h है, ये तुम्हारा मान लो कितना एंगल, डेल्टा एंगल ये डेविएट हुआ है। तो अगर ये डेल्टा है तो ये भी कितना होगा, डेल्टा ही होगा ऑब्वियसली, और ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। भाई ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों पैरेलल है, ये डेल्टा ये भी डेल्टा, ठीक। तो इस वाले ट्रायंगल में इस ट्रायंगल और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, फोकस तक की डिस्टेंस कितनी होगी, एफ फोकल लेंथ। तो ट्रायंगल इस वाले में आप देखोगे तो tan डेल्टा की वैल्यू जो आएगी h अपॉन कितना आएगा, एफ, h अपॉन एफ ही तो आएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो यहाँ से अगर आप क्या करो, h की वैल्यू को 1 पुट कर लो, इफ h इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो tan डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/f। तो स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल के लिए डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल 1/f। तो यहाँ से ये, तो ये जो डेल्टा है यही बताता है क्या, कि कितना ज़्यादा डेविएट हो रहा है। तो यही तुम्हारा क्या दिखाता है, पावर ऑफ लेंथ। तो यही से इसलिए हम बोल देते हैं P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमेशा ये जो मैंने h की वैल्यू ली है वो यूनिट हाइट के बॉडी के लिए लिया हुआ है, जो तुम्हारा पावर के फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यूनिट हाइट, जो हाइट जो तुम्हारी होती है वो लगभग एक यूनिटरी हाइट के लेते हैं ताकि सबकी सेम मानी जाए, ठीक है। तो पावर को हम P से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है डायोप्टर, डायोप्टर जिसको हम कैपिटल D से दिखाते हैं, ठीक है। डायोप्टर कैपिटल D से दिखाया जाता है, ठीक। तो यहाँ से तुम्हारा ये हो गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। डेल्टा तुम्हारा क्या है, पावर, स्मॉल वैल्यूज ऑफ ये डेल्टा तुम्हारा क्या दिखाता है, P से 1/f रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब तुम कोई भी तुम्हारे लेंस का फोकल लेंथ दिया हो तुम आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। क्या, पावर की वैल्यू, फोकल लेंथ आपको, अच्छा पावर
तुम्हारा जो होता है वो प्लस में और माइनस में जो होता है उससे हम बता सकते हैं कि लेंस कौन सा है। ये भी पता होगा आपको, क्योंकि अगर पावर तुम्हारा पॉजिटिव है, आपको पता है ना फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। तो एफ जो होता है, एफ की वैल्यू अगर मान लो प्लस में है पॉजिटिव, तो पावर भी किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। और एफ की वैल्यू होगा नेगेटिव में, तो पावर भी किस में होगा, नेगेटिव में होगा। ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और ये कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव कॉन्वेक्स का। ठीक, ओके। अब एक चीज इसमें और अगला एक टॉपिक तुम्हारा है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, जब तुम्हारे एक से ज्यादा लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ, जब लेंस का मतलब समझिए क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक लेंस के साथ दूसरा लेंस क्या होता है, अटैच होता है। एक लेंस के साथ दूसरा लेंस ऐसे अटैच होता है। तो ये मान लो लेंस फर्स्ट है, ये लेंस सेकेंड है। तो ऐसे कंडीशन में जब तुम्हारे एक से ज़्यादा लेंसेज आपस में कांटेक्ट में होते हैं, जुड़े होते हैं, तो ऐसे केसेस में जो तुम्हारा पावर होता है, पर एक बारी सुनते जाओ, जो पावर होता है इनके इंडिविजुअल पावर के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। ठीक है, पावर जो होता है उनके इंडिविजुअल पावर्स के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। अगर इसका P1 है, इसका P2 है, दोनों कॉन्वेक्स हैं, दोनों का पावर किसमें होगा, पॉजिटिव में। अलजेब्रिक का मतलब साइन के साथ क्या करना, समेशन करना। तो P1, तो जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन होगा कैपिटल P से हम दिखाएं, तो क्या होगा, P1 प्लस P2। अब तुम इसको फोकल लेंथ के टर्म में भी लिख सकते हो। बोलो कैसे, इन दोनों का कंबाइंड, मान लो फोकल लेंथ क्या है, f, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 f2 आपको पता होगा। ठीक है, f1 f2 अगर पता होगा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से f की वैल्यू निकाल सकते हो। f क्या है, दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ। देखो जो दो इसमें ना, जो तुम्हारे चश्मे बनाए जाते हैं या कोई भी चीज़, उसमें कभी कभी हम एक से ज़्यादा लेंस को आपस में कांटेक्ट करवा के तब हम एक प्रॉपर इमेज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इस तरीके से। तो हम यहाँ पे इस तरीके का क्या करते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, दोनों के इंडिविजुअल पावर के सम के इक्वल। ठीक है, एक चीज़ होगा यहाँ पे और एक समझने वाली बात है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि पावर क्या होता है, इक्वल होता है दोनों के इंडिविजुअल सम के, इंडिविजुअल पावर के सम के। एक चीज़ और समझो कि देखो ये एक लेंस है और एक ये लेंस है। ठीक है, इन दोनों लेंसेज के अगर हम बात करें दोनों लेंसेज की, तो इसमें क्या खास बात है समझना है, मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है वो समझना है। पहले देखो तुम्हारा अगर रे इधर से जा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पहले वाले लेंस से जो ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनता है, सुना फिर से, कि पहले वाले लेंस से जो इमेज फाइंड होती है वो दूसरे वाले लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। पहले वाले लेंस से जो इमेज बनती है वो दूसरे वाले लेंस के लिए क्या काम करती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, और फिर तो मैं तुम्हें एक डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट में बोल रहा हूँ। अगर मैं मान लूँ कि एक तुम्हारा ये क्या है, लेंस है, यहाँ से एक मैंने ऑब्जेक्ट रखा, रे से गया, दूसरी हम मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ पे मान लो तुम्हारा इमेज बना। ठीक है, अच्छा ये मैं बड़े पॉइंट पे दिखा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है कि इतना दूर दूर रखा जाता है। ठीक है, और ये मान लो दूसरा लेंस है, दूसरे लेंस के लिए ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से भी तुम्हें क्या करना है, यहाँ से अब ये देखो तुम्हारा क्या, ये ऑब्जेक्ट था, ये बना इमेज, किसके लिए, इस वाले के लिए इमेज बना, करेक्ट। अब इस वाले के लिए जो इमेज बना है वो इस वाले के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। अब इस पर जो रे जाएगा वो इसका रे जाएगा, पैरेलल एक और एक यहाँ से मान लो, तो यहाँ से ये ऐसे कन्वर्ज होगा और ऐसे, और यहाँ जाके कहीं पे क्या बनेगा, फाइनल इमेज बनेगा। मतलब इन दोनों की हेल्प से जो इमेज बना वो ये वाला इमेज बना। समझ में आ रहा है मत? तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि पहले वाले के लिए जो इमेज होता है वो दूसरे वाले के लिए क्या काम करता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस का यहाँ पे बात होता है कि जो हम डिस्टेंस लेते हैं, अच्छा ये एक और लेंस लगा होता है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, ये वाला वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसे चलता जाता है कुछ 2 4 कितने भी लेंस लगे हों,
और पीछे वाले का जो इमेज है वो दूसरे वाले के लिए क्या है, आगे वाले के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको मैं बताना चाह रहा था। तो यहाँ से आपको ये भी डाउट क्लियर होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में किस तरीके से तुम्हारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंसेस को लिया जाता है फॉर्मूले में। फॉर्मूला याद है ना, उसी फॉर्मूला में रखने के लिए। लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला होता है, इसे में हम पुट कर करके v और u, v क्या होता है इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पुट करके निकालते हैं। इसमें एक चीज़ और समझ लो कि जो मैग्नीफिकेशन मैंने बताया था, मैग्नीफिकेशन याद है ना, तो मैग्नीफिकेशन भी इसमें जो अलग, देखो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, m होता है v/u लेंस के लिए, या तो बोल लो h हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन याद रखो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं पहले वाले लेंस का m1 मान लूँ, दूसरे वाले का m2 मान लूँ, तो जो कॉम्बिनेशन का मैग्नीफिकेशन होता है वो होता है सबके मैग्नीफिकेशन के मल्टीप्लाई के इक्वल, m1 इंटू m2 इंटू डॉट 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 डॉट। तो जो कॉम्बिनेशन का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो सबके मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, इक्वल होता है टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ द कंबाइंड लेंस। ठीक है, तो ये आपको मैंने इसमें 2-3 टॉपिक क्लियर किए। अब आप ध्यान से आराम से देखिएगा, बुक को रेफरेंस लेके आराम से बैठिएगा, उसमें जो मैं टॉपिक पढ़ाया हूँ उसको सामने खोलिएगा तब देखिएगा। ठीक है, अगर कुछ पेज छूटा होगा तो वो भी चलते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे। फिलहाल इसमें 2-3 जो आपका हुआ है, पावर हो गया और आपका मिनिमम डेविएशन मैंने बताया, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा और उस पर न्यूमेरिकल जो अभी कराए जाएंगे। फिलहाल अभी थ्योरी देख लेते हैं, न्यूमेरिकल एक साथ फॉर्मूला आप जब कर लेंगे पूरा तो न्यूमेरिकल भी करा लेंगे। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में आगे इसमें बढ़ा जाएगा। ठीक, बाय।